Hi everyone, let's start titration curves. Another very important topic in A2 ionic equilibria. Titration curves हमने A1 केमिस्ट्री में भी किए थे और उनकी प्रायर इंफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। थ्री डिफरेंट टाइट्रेशन कर्व्स डिस्कस करेंगे हम। The first one is a strong alkali. And weak base titration curve. स्ट्रॉन्ग एल्कली के लिए मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करूंगा। वीक एसिड के लिए मैं इथेनोइक एसिड यूज करूंगा। ऑब्वियसली इन दोनों के दरमियान एसिड बेस रिएक्शन होगा और कन्वर्ट होगा ये सॉल्ट एंड वाटर में। ये सॉल्ट है और ये वाटर है। ऑलराइट, आप जानते हैं कि ये मोनोबेसिक एसिड है, which is why acid और alkali में 1:1 का रेशियो है। That's what we have discussed in the previous classes. इससे पहले कि मैं टाइट्रेशन कर्व स्टार्ट करूं, मैं इस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस इस वाटर के थ्रू करके देखना चाहता हूं कि इस सॉल्ट का सोल्यूशन किस टाइप का होगा और क्यों होगा। सो मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम एथेनोएट डिस्कस करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि सोडियम एथेनोएट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, which is why ये fully dissociate होगा in the presence of water और कन्वर्ट होगा एथेनोएट आइंस में और सोडियम आइंस में। मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी फिर कह देता हूं कि ये वीक कॉन्जुगेट एसिड है। इस पूरे प्रोसेस में इसका कोई रोल नहीं होगा क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट करने के काबिल ही नहीं है। इसका मतलब ये रिएक्शन में इन्वॉल्व भी नहीं होगा। हमारे पास दूसरा जो सब्सटेंस है वो वाटर है और हम सब पढ़कर आ रहे हैं प्रीवियस लेक्चर में कि वाटर आयोनाइजेस very slowly and reversibly into its hydrogen ion and hydroxide ion। हम सब ये भी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़कर आ रहे हैं कि एथेनोइट आयंस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है। तो ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है देन इट मींस ये प्रोटॉन को बहुत आसानी से एक्सेप्ट करेगा और ये अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ऑब्वियसली बहुत कन्वीनियंटली ये इस हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड में। ऑलराइट, सो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, ये प्रोटॉन इजीली एक्सेप्ट करता है, which is why ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, इथेनोइक एसिड बनाएगा। जब ये रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। जब इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो उसके नतीजे में हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी और जब हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो उसके नतीजे में सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन होगा। हेंस वी कंक्लूड कि वो तमाम सॉल्ट्स जो कि वीक बेस
और स्ट्रॉन्ग, माय बैड, वो तमाम सॉल्ट्स जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कलीज से मिलकर बनते हैं, उन सब का सोल्यूशन हमेशा एल्कलाइन होता है। लेट मी रिपीट वंस अगेन कि सोडियम एथेनोएट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये फुली डिसोसिएट होगा इनटू एथेनोएट आयंस, सोडियम आयंस। सोडियम आयंस का कोई रोल नहीं है बिकॉज ये वीक कॉन्जुगेट एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, ये बहुत इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। वाटर आयोनाइजेस रिवर्सिबली इनटू इट्स H+ एंड OH-। अब जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एथेनोइक एसिड बनाएंगे एंड एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। दिस फेवर्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट हैंड साइड and this increases the concentration of hydroxide ions, which makes the solution alkaline with a pH value greater than 7. Hence, we conclude salts which are formed through weak acid and strong alkali always gives alkaline solution on hydrolysis. So let me write few words here. Concentration of hydrogen ions decreases. Equilibrium favors towards right hand side. Concentration of hydroxide ions increases. pH value increases. Hence, salt solution is alkaline. See guys, salt solution is alkaline, right? Which means जब मैं इन दोनों की टाइट्रेशन करूंगा तो इनका जो pH ऑफ एंड पॉइंट है वो भी अल्कलाइन होगा। आई होप यू कैन कनेक्ट द डॉट्स नाउ कि हम क्यों हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम एथेनोएट डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। pH of end point is alkaline. Okay, so क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से pH इंक्रीज हो रही है एंड एज अ रिजल्ट सोल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा। जब सोल्यूशन अल्कलाइन होगा तो जो pH ऑफ एंड पॉइंट होगी टाइट्रेशन की वो भी अल्कलाइन रेंज के अंदर ही एग्जिस्ट करेगी हमेशा। अब जाहिर सी बात है मुझे तो टाइट्रेशन कर्व डिस्कस करना है, उसके लिए मैं एक छोटा सा डेटा आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा हम ग्राफ को एग्जीक्यूट करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एथेनोइक एसिड आपके पास है 0.1 मोल पर dm³। वॉल्यूम ऑफ एथेनोइक एसिड आपके पास है 20 cm³। एथेनोइक एसिड एक वीक एसिड है, इसकी के की वैल्यू भी गिवन है हमें। (1.7 टाइम्स 10⁻⁵ मोल पर dm³। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH गिवन है हमें which is 0.1 मोल पर dm³। वन मोर थिंग, यहां इत्तेफाक से कंसंट्रेशन सेम है, शायद वॉल्यूम भी सेम आ जाए और यकीनन वॉल्यूम सेम आएगा,
लेकिन क्वेश्चंस के अंदर ना ही कंसंट्रेशन सेम होती है ना ही वॉल्यूम सेम होता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन है और जो ऑर्डर होता है स्टेप्स का वो कभी भी चेंज नहीं होता, जस्ट वैल्यूज चेंजेस। ऑलराइट, ये चीज ध्यान में रखिएगा। हम सब जानते हैं कि जब हम एसिड और एल्कील की टाइट्रेशन करते हैं तो हमें ब्यूरिट से वॉल्यूम ऑफ NaOH मिलता है, and that volume of NaOH is basically the volume of endpoint, so which we need to find out. So volume of endpoint technically हमें मालूम करना है, और इस वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट को हम वॉल्यूम ऑफ NaOH कहते हैं, और हम सबको ये डिटरमिन करना है। मैंने A1 में भी ये डिटरमिन करना सिखाया था, A2 में भी करेंगे। ऑलराइट, सो हम स्टेप 1 लेते हैं। ग्राफ इनिशिएशन इज द फर्स्ट स्टेप। मतलब ये कि मुझे कैसे पता चलेगा कि किस पीएच से मैंने ग्राफ को इनिशिएट करना है। इथेनोइक एसिड वीक है, क्योंकि ये वीक एसिड है इसलिए इसकी पीएच कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे -log √ Ka टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ एसिड का। -log Ka की वैल्यू गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻5। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड गिवन है 0.1। तो यहां से पीएच की वैल्यू राउंड ऑफ होने के बाद हमारे पास आ जाएगी 2.9। इसका मतलब ग्राफ इनिशिएट होगा 2.9 से, एंड दैट विल गिव यू, आई मीन दिस स्टेप विल गिव यू 1 मार्क इन द पेपर। ओके, एंड ऑब्वियसली बेटा ये स्टेप्स में नहीं होंगे, ये पार्ट्स की फॉर्म में क्वेश्चंस के अंदर आपको मिलेंगे, आपको अप्लाई इसी तरह से करना है। जाहिर सी बात है, मैंने ग्राफ एक सर्टेन पीएच से स्टार्ट करना है तो ग्राफ यकीनन एक सर्टेन पीएच पे जाके कंप्लीट भी होगा, एंड भी होगा। हम ग्राफ टर्मिनेशन भी डिटरमिन करते हैं कि ग्राफ किस पीएच पे जाकर टर्मिनेट होगा, और मुझे कैसे पता चलेगा। हम सब जानते हैं कि NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, फुली डिसोसिएट होगा सोडियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस में। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने 0.1 मोलर ली है, मोलर का मतलब 1 मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, तो इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली 0.1 मोल पर डीएम क्यूब होगी। ऑलराइट, OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन मुझे मालूम हो गई है, तो ऑब्वियसली इस OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू मैं POH की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। सो मुझे POH की वैल्यू मिलेगी 1। ओके, आई नीड टू फाइंड आउट द pH ऑफ द एंड, कि कहां जाके टर्मिनेट होगा वो। तो मैं रिलेशनशिप यूज करूंगा pH प्लस POH इक्वल्स टू 14। तो अगर मैं 14 को 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 13। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ pH 13 पे टर्मिनेट हो जाएगा, एंड दैट विल गिव यू सेकंड मार्क इन द पेपर। सो ग्राफ इनिशिएट होगा ग्राफ इनिशिएट होगा 2.9 से, ग्राफ टर्मिनेट होगा pH 13 पे। अगर आपको याद हो, मैंने A1 केमिस्ट्री में ये दोनों वैल्यूज आपको कोट कर दी थी, और मैंने कहा था कि भाई आप इनको याद कर लीजिए, ये कैसे कैलकुलेट हुई है और क्यों कैलकुलेट हुई है ये A2 में जाके सीखेंगे। तो मैंने आज आपको बाकायदा ये सिखाया है कि ये वैल्यूज मैंने वहां कोट कैसे की थी और क्यों की थी और क्या कॉन्सेप्ट चल रहा था। सही है। सो टेक्निकली मैंने ये दोनों स्टेप्स आपको A1 के अंदर नहीं बताए थे, सिर्फ वैल्यूज कोट कर दी थी। आज मैंने बाकायदा आपको बताया। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट, जिसको आप वॉल्यूम ऑफ NaOH भी कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट
कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि किस सब्सटेंस का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन गिवन है। तो हम डेटा में चलते हैं, देखते हैं। हमें कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है एसिड का, तो ये दोनों वैल्यूज जिसकी गिवन होंगी हम सबसे पहले उसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे। अगर ये दो वैल्यूज एल्कली की गिवन है तो मैं सबसे पहले एल्कली के मोल्स कैलकुलेट करूंगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, जिसकी कंसंट्रेशन, जिसका वॉल्यूम गिवन होता है, सबसे पहले उसके मोल्स कैलकुलेट होते हैं। 1 dm³ का मतलब होता है 1000 cm³। So 1000 cm³ of acid contain 0.1 mole. 20 cm³ हमने एसिड यूज किया है। तो ऑब्वियसली मोल्स ऑफ एसिड हमारे पास हो जाएंगे 2 × 10⁻³ मोल्स। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और 1000 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास मोल्स ऑफ एसिड आ गए। मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था, इक्वेशन बनाई भी है मैंने, कि एसिड और एल्कली दोनों का रेशियो है 1:1 का। अगर आपने एसिड कैलकुलेट किया 2 × 10⁻³ मोल्स, तो ऑब्वियसली एल्कली के भी मोल्स आपके पास सेम होंगे। टू इंटू 10⁻³ मोल्स। एल्कली की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है एंड दैट वाज 0.1 मोल पर dm³। पर dm³ का मतलब 1 dm³ एंड 1 dm³ इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1000 cm³। तो 1000 cm³ ऑफ NaOH कंटेन 0.1 मोल। हमने अभी मोल्स कैलकुलेट की हैं 2 × 10⁻³ सो बताइए यहां से वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ NaOH यानी वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट कैलकुलेट कर सकता हूं। ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, 0.1 से डिवाइड होंगी, तो मेरे पास आंसर आएगा 20.0 cm³ एंड दैट विल गिव यू 3rd मार्क इन द पेपर। ये आपका वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट आ गया। ओके, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, कैलकुलेशन पे मजीद डिस्कशन स्टार्ट करूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो एसिड है, माय बैड, ये कॉनिकल फ्लास्क में है। यानी जिसकी कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन होता है वो हमेशा कॉनिकल फ्लास्क में होता है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम नोन होते हैं, इसलिए उसको कॉनिकल फ्लास्क में लिया जाता है। सही है। एक और बात, ये जो तुम्हारा 20 cm³ वॉल्यूम है, ये तुमने पिपेट से मेजर करके कॉनिकल फ्लास्क में प्लेस किया था, तो तुम्हें ये पता हो कि तुमने कौन सा एपरेटस यूज किया है इस वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। तो याद रखना तुमने पिपेट को यूज किया है। ओके, और ये जो तुम्हारे पास NaOH है, ये बेसिकली ब्यूरेट में है, याद रखना। एक और भी याद रखनी है बात पेपर 5 के लिए, कि पिपेट को रिंस किया जाता है, ब्यूरेट को भी रिंस किया जाता है। यानी पहले पिपेट और ब्यूरेट दोनों को डिस्टिल वाटर से वॉश करोगे, उसके बाद अगर तुम एसिड मेजर कर रहे हो पिपेट से, तो इस एसिड से पिपेट को रिंस करोगे। ठीक है, यानी पूरा वॉल्यूम उसके बल्ब से भी पास करोगे। सिमिलरली पहले ब्यूरेट को डिस्टिल वाटर से वॉश करोगे, फिर उसको रिंस करोगे इस NaOH के सोल्यूशन से। यानी जो भी ब्यूरेट में चीज ली जाती है उससे उसको रिंस की जाती है, उसका जो पूरा स्टॉपर वाला पार्ट है उससे भी पूरा पास किया जाता है सोल्यूशन। ठीक है, ताकि एक्यूरेसी लेवल प्रैक्टिकल के अंदर जनरेट हो, एक्सपेरिमेंट के अंदर जनरेट हो। ठीक है, याद रखना मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि जिसकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम होता है वो एक्चुअली कॉनिकल फ्लास्क में होता है, और हम उसके सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। फोर्थ स्टेप हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, हमने पहले नहीं पढ़ा था। ठीक है,
ग्राफ टर्मिनेट होगा 13 पे, स्टार्ट होगा 2.9 से, वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट 20 होगा। उस वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट यानी 20 सीएम क्यूब के ऊपर ग्राफ का वर्टिकल सेक्शन मैंने ड्रॉ करना है। कैसे पता चलेगा मुझे ग्राफ का वर्टिकल सेक्शन की रेंज क्या है? इस बात को समझने के लिए हम 3 डिफरेंट कैलकुलेशंस आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली, आफ्टर एडिंग 10 सीएम क्यूब ऑफ NaOH। आई होप आपको बात क्लिक हो। ये देखो, वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट कितना था? 20। आप कैलकुलेशन किस पे कर रहे हो? 10। यानी आप हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बेस इज एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज विद द एसिड की सिचुएशन डील कर रहे हो, राइट? यानी हाफ ऑफ द वॉल्यूम जो है वो एसिड से रिएक्शन कर रहा है। याद रखना मेरी बात, बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज को मैं खास नाम दूंगा, इसको नाम देते हैं हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का। ऑलराइट। और हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट में क्या होता है? हाफ of the volume of base is neutralized with the acid। इस हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है मैं अभी एंड में बताता हूं। सबसे पहली बात, मुझे बेस की कंसंट्रेशन पता है, बेस का वॉल्यूम पता है, तो मैं सबसे पहले बेस की मोल्स कैलकुलेट करूंगा। तो मोल्स ऑफ NaOH निकालते हैं। कॉन्सेंट्रेशन इसकी गिवन थी डेटा में 0.1, वॉल्यूम हम यूज करें 10, 1000 से डिवाइड करेंगे तो मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 1 टाइम्स 10 टू द पावर -3 मोल्स। ओके। सेकंड, एसिड है आपके पास, एल्कली भी है आपके पास। ये दोनों रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके कन्वर्ट होंगे सॉल्ट और वाटर में। सॉल्ट बनेगा सोडियम एथेनोएट और वाटर का फॉर्मूला है H2O। ऑब्वियसली यहां पर मेरे पास इनिशियल मोल्स हैं, एसिड के इनिशियल मोल्स है मेरे पास 2 इंटू 10 टू द पावर -3। अब ये मोल्स मैंने क्या कैलकुलेट किए थे? ये स्टेप 3 में कैलकुलेट किए थे, ये रहे। सही है, ये इनिशियल मोल्स हैं एसिड के, इनको लिखा हमने यहाँ पर। NaOH के इनिशियल मोल्स आपने इसी स्टेज के अंदर कैलकुलेट किए हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -3। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुई है, इसलिए प्रोडक्ट को लेंगे 0। रिएक्शन हो जाएगा, मिक्स करने पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगी। लेट्स फाइंड आउट कि कितनी प्रोडक्ट बनी है। जाहिर सी बात है इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट है NaOH। NaOH जितना रिएक्ट होगा उतना ही फॉर्म भी होगा। ओके। इनिशियल अमाउंट है मेरे पास एसिड का 2 इंटू 10 टू द पावर -3, उसमें से रिएक्ट हो गए हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -3। सो व्हाट्स लेफ्ट बिहाइंड? ऑब्वियसली 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स लेफ्ट। बफर सोल्यूशन के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। फाइनल मोल्स चेक कीजिए, वीक एसिड के हैं। फाइनल मोल्स चेक कीजिए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड के हैं। इसका मतलब इस 10 सीएम क्यूब ऑफ 10 सीएम क्यूब की एडिशन के ऊपर बफर सोल्यूशन बना हुआ है। इस तरह से हम जज करते हैं बफर सोल्यूशन को कि वो बना है क्वेश्चन के अंदर या नहीं बना है। सो जो फाइनल अमाउंट है, जो फाइनल अमाउंट है वो वीक एसिड की है, जो फाइनल अमाउंट है वो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड की है। इसका मतलब बफर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ऑलराइट। अब इस बफर सोल्यूशन के अंदर एक खास बात अगर आपने नोट की हो,
I have to find out the value of pKa so that मैं हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई कर सकूं. K की वैल्यू हमें गिवन थी 1.7 टाइम्स 10 टू द पावर -5. तो यहां से उसकी pK की वैल्यू हो जाएगी 4.8. मैं अब हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई कर देता हूं क्योंकि एसिड बफर है मेरे पास, तो मैं वैल्यूज डायरेक्टली प्लग इन कर रहा हूं. pK की जगह मैं रखूंगा 4.8 माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड की जगह मैं रखूंगा 1 टाइम्स 10 टू द पावर -3. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की जगह भी रखूंगा 1 टाइम्स 10 टू द पावर. तो जाहिर सी बात है यहां से pH कितना हो जाएगा 4.8 माइनस लॉग, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो log 1 आ जाएगा, और log 1 हमेशा 0 के इक्वल होता है. इसका मतलब pH किसके इक्वल हो जाएगा 4.8 के. ऑलराइट, ये याद रखिएगा बात. तो यहां से कुछ बातें और मुझे पता चली, दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मुझे पता चले कैलकुलेशन के. पहला कि हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, आप नोट करें एसिड और सॉल्ट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है. ये पहला कंक्लूजन आया मेरे पास कि concentration of acid and concentration of salt is always equal. If concentration of acid and concentration of salts are equal, इसका मतलब इस हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के ऊपर आपको बेस्ट बफर सॉल्यूशन मिलेगा. दूसरा सिग्निफिकेंस मेरे पास ये है कि भाई ये पीके की वैल्यू थी और यही पीएच की वैल्यू है. इसका मतलब हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के ऊपर पीएच इज ऑलवेज इक्वल्स टू पीके. तो एग्जामिनर मुझे ग्राफ देगा पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ और कहेगा कि उस ग्राफ को यूज करके के ए की वैल्यू निकालो. तो मैं उस ग्राफ का वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट चेक करूंगा. लेट सपोज वो आया 20 cm क्यूब, मैं उस वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट का हाफ करूंगा, वो आएगा 10 cm क्यूब. उस 10 cm क्यूब से मैं लिंक कर लूंगा वाई एक्सिस के ऊपर पीएच को. तो जो पीएच होगी मेरे पास वही वैल्यू किसकी हो जाएगी पीके की, और मैं उस पीके की वैल्यू को प्लग इन करके के की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा. तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ रहा होगा एग्जामिनर पेपर 4 पेपर 5 में. ठीक. अच्छा, यहां से एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आयंस कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो आप जानते हैं आपके पास एथेनोइट आयंस एग्जिस्ट करेगा, आपके पास सोडियम आयंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, आपके पास हाइड्रोक्साइड आयंस एग्जिस्ट करेंगे. तो दीज आर द आयंस जो कि नॉर्मली इस सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे. ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फुली डिसोसिएट होता है, मैंने बताया आपको. तो इसका सोडियम आयन भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसका एथेनोइट आयंस भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, कुछ ना कुछ एथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे क्योंकि ये वीक एसिड है, ये फुली डिसोसिएट नहीं होता. तो ये भी ध्यान में रखिएगा. ठीक है, दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, बिकॉज इस पे बेस्ट बफर सॉल्यूशन मिलता है. और हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के ऊपर पीएच इज ऑलवेज इक्वल टू पीके. अगेन ये मोल्स थे, इनको मैंने कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली, इसलिए क्योंकि इस स्टेज के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम था सॉल्यूशन का वो एसिड और सॉल्ट दोनों के लिए सेम था. तो अगर मैं दोनों का वॉल्यूम यहां पर रखता तो वो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल होता, आंसर अगेन यही आता. मैं फिर भी बता देता हूं. देखो एसिड आपने कितना यूज किया था कॉनिकल फ्लास्क में 20, और आपने वॉल्यूम कितना ऐड किया हुआ है 10. इसका मतलब कॉनिकल फ्लास्क में 30 cm क्यूब है. तो 30 cm क्यूब इस एसिड का भी है, 30 cm क्यूब इस सॉल्ट का भी है. तो इसका मतलब इन दोनों का टोटल वॉल्यूम जो है वो सेम है. तो अगर मैं यहाँ पर भी 30 रख दूं और मैं यहाँ पर भी 30 रख दूं तो वो जाहिर सी बात है 30 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो ये एक एडिशनल स्टेप था जिसमें मैंने हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का कॉन्सेप्ट देना था. अब जाहिर सी बात है मुझे वर्टिकल सेक्शन ऑफ द ग्राफ की पीएच रेंज निकालनी है कि ठीक है 20 cm क्यूब पे वर्टिकल सेक्शन ड्रॉ होगा, लेकिन वो किस पीएच रेंज का होगा मुझे कैसे पता चलेगा. इस बात को सॉर्ट आउट करने के लिए हम 1 ड्रॉप बिफोर द एंड पॉइंट और 1 ड्रॉप आफ्टर द एंड पॉइंट की कैलकुलेशन करते हैं हमेशा. हमने A1 में नहीं की थी, लेकिन अब हम A2 में कैलकुलेट करके देंगे आपको. वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट इज 20 cm क्यूब, तो 1 ड्रॉप बिफोर द एंड पॉइंट इज टेक्निकली 19.95 cm क्यूब.
एक और पॉइंट भी यहां से मुझे पता चल रहा है, और पॉइंट मुझे ये पता चल रहा है कि जो एक ड्रॉप होता है वो बेसिकली 0.05 सीएम क्यूब के इक्वल होता है। तो एग्जामिनर जो है वो ड्रॉप टू ड्रॉप कैलकुलेशन भी करवा लेते हैं कभी कभार, तो ये भी जहन में होनी चाहिए बात। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द मोल्स ऑफ NaOH। उप्स, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, वॉल्यूम हम यूज कर रहे हैं 19.95 सीएम क्यूब, मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, सो मोल्स आपके पास आ जाएंगे 1.995 इंटू 10⁻³ मोल्स। नेक्स्ट एसिड और एल्कली का रिएक्शन है, यानी इथेनोइक एसिड को हम रिएक्शन करवाते हैं NaOH से, ये कन्वर्ट होगा सॉल्ट में, एंड वाटर में। सबसे पहले इसके इनिशियल मोल्स, गाइस हमने इसके इनिशियल मोल्स स्टेप 3 में कैलकुलेट किए थे, विच वाज 2 इंटू 10⁻³ NaOH के इनिशियल मोल्स आपने अभी कैलकुलेट किए हैं 1.995 इंटू 10⁻³ रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोडक्ट नहीं बनी है, इसलिए 0। अब जाहिर सी बात है इसमें NaOH जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो कंप्लीटली रिएक्ट होगा, और जितना रिएक्ट होगा उतना ही फॉर्म भी होगा, तो सॉल्ट एक्चुअली हो जाएगा 1.995 इंटू 10⁻³ मोल्स। एसिड मेरे पास इनिशियली था 2 इंटू 10⁻³ उसमें से रिएक्ट हो गया 1.995 इंटू 10⁻³। 1:1 के रेशियो की वजह से जितने मोल्स NaOH के रिएक्ट हुए उतने ही मोल्स एसिड से भी रिएक्शन होंगे, सही है। सो मेरे पास फाइनल अमाउंट होगा 5 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स। लेट मी चेक द कैलकुलेशन अगेन, just give me a second. It's basically 0.002 minus, yeah, 1 2 3 4 5 6, yeah, 5 into 10⁻⁻6, that's right। अब आप नोट कीजिए, ये जो फाइनल अमाउंट है ये इस एसिड का है, राइट, और ये जो फाइनल अमाउंट है ये इस सॉल्ट का है। इसका मतलब 1 ड्रॉप बिफोर द एंड पॉइंट के ऊपर भी बफर बन रहा है, और क्योंकि एसिड बफर है इसका मतलब मैं यहाँ पर हेंडरसन इक्वेशन यूज कर सकता हूँ और मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बहुत 2 क्लासेस से कह रहा हूँ आपको कि यार जो मोल्स होते हैं वो कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर लो क्योंकि टोटल वॉल्यूम सेम होता है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट स्टेज। यहाँ करके दिखा देता हूँ वन टाइम, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है ना, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। मान लीजिए कि मेरे पास टोटल वॉल्यूम कितना होगा, ये 19.95 और 20 सीएम क्यूब मैंने ऐड किया था, तो ये हो जाएगा 39.95, राइट। तो टोटल वॉल्यूम इस वक्त मेरे पास है इस स्टेज तक 39.95। अब इस वॉल्यूम में एसिड कितने मोल्स हैं, 5 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स। इन मोल्स को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 सीएम क्यूब से कंपेयर कर लेता हूं, कैलकुलेशन करते हैं। पॉइंट 00
5, ठीक है, into 1000 divided by 39.95. So it's going to be 1.25. ये हो गई हमारे पास concentration of acid. 1.25 times 10 to the power minus 4 mole per dm cube, जिसको मैंने मोलर कर दिया. एग्जैक्टली इसी तरह से मैं सॉल्ट की भी कंसंट्रेशन निकाल के दिखा देता हूं आपको. (39.95 cm cube of salt contain 1.995 into 10 to the power minus 3 moles. इन मोल्स को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 cm cube से कंपेयर कर लेते हैं. Hold on a second. हो जाएगा 0.001995 मल्टीप्लाई बाय 1000 divided by 39.95. So it's going to be 0.0499. तो हम कह सकते हैं 0.0499 मोलर. मोलर का मतलब मोल पर डीएम क्यूब. ये दो वो स्टेजेस हैं जो कि मैं हमेशा निगलेक्ट कर देता हूँ. यानी मैं इन मोल्स को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ, डायरेक्टली कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो दोनों का सेम है ना, कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अब वैल्यूज इन्हीं को प्लग इन करके देखते हैं हेंडरसन इक्वेशन में. तो ये हो जाएगा pH इक्वल्स टू pK. pK मेरे पास है 4.8 माइनस लॉग. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड मेरे पास है 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है मेरे पास 0.0499. सो यहाँ से pH कितनी आएगी मेरे पास? लेट मी कैलकुलेट. मैं अभी तक कैलकुलेशन कर रहा था अपने मोबाइल पे. लेट मी गेट द कैलकुलेटर. सो जस्ट गिव मी अ सेकंड. ये 1.25 एक्सपोनेंट माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.0499. सो ये आपके पास आ जाएगा 2.50. इसका हम लॉग लेते हैं तो ये आ जाएगा 2.60. 4.8 माइनस आंसर, सो इट्स गोइंग टू बी 7.4. एग्जैक्टली 7.40. तो एक बात तो तय हो गई कि ग्राफ के जो वर्टिकल सेक्शन की पीएच है वो 7.4 से इनिशिएट हो. ठीक है, तो हम जो बफर में या हम जो टाइट्रेशन कर्व में मोल्स को स्ट्रेट अवे कंसंट्रेशन ले लेते हैं, उसकी रीजन यही होती है कि ये टोटल वॉल्यूम सेम होता है, इसलिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता. ठीक है, तो जब भी आप कैलकुलेशन करें इसको ओमिट कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देंगे. मैंने सिर्फ एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरी एक्सप्लेनेशन दी है ताकि ये कंफ्यूजन अगर किसी बच्चे को है तो वो खत्म हो जाए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो कॉन्सेप्ट आपके. ये 1 ड्रॉप बिफोर द एंड पॉइंट की कैलकुलेशन है. 1 ड्रॉप आफ्टर द एंड पॉइंट की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं. एंड पॉइंट 20 cm क्यूब था. 1 ड्रॉप ऑफ द एंड पॉइंट क्या होगा? 20.05 cm क्यूब. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स ऑफ NaOH फाइंड आउट करें. कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, वॉल्यूम 20.05 है. आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 2.005 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स. So 20.05 into 0.1 divided by 1000 is going to be 2.005 into 10 to the power minus 3 moles. I'm right.
देन एसिड और एल्कली का रिएक्शन एज यूजुअल, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, इनिशियल मोल्स एसिड के आपके पास हैं 2 इंटू 10⁻³ एल्कली के हैं 2.005 इंटू 10⁻³ रिएक्शन नहीं है तो इसलिए प्रोडक्ट 0, रिएक्शन होगा तो यकीनन कुछ ना कुछ अमाउंट बनेगा और कुछ बच जाएगा। तो लेट्स फाइंड द फाइनल मोल्स। हम सब जानते हैं दिस टाइम एसिड इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये कंप्लीटली रिएक्ट होगा और जितना रिएक्ट होगा उतना ही फॉर्म भी होगा। सही है, तो आप नोट करें ये जो मोल्स हैं ये सॉल्ट के हैं। इनिशियल अमाउंट मेरे पास कितना था एल्कली का 2.005 इंटू 10⁻³ उसमें से रिएक्ट कितना हो गया 2 इंटू 10⁻³। सो व्हाट, उप्स, काम तो मैं सही कर रहा हूं बट जगह गलत चूज की हुई है मैंने। सो बच कितने जाएंगे मोल्स यहाँ पर, यानी रिमेनिंग अमाउंट वुड बी हाउ मच -2 exponent -3, so it's going to be 5 into 10⁻⁻6 moles. ऑलराइट, सो ये जो फाइनल अमाउंट आपके पास आया है ये टेक्निकली इस NaOH का है विच इज अ स्ट्रॉन्ग एल्कली, और आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एल्कली का बफर नहीं बनता। इसका मतलब आफ्टर द एंड पॉइंट बफर नहीं बनेगा। तो जब बफर नहीं बनेगा तो फिर कैलकुलेशन कैसे होगी, ये बात भी पेपर 4 पेपर 5 में पूछी जाती है बच्चों से। सो भाई जब बफर नहीं बनता तो टोटल वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। इफ नो बफर इज फॉर्म यूज टोटल वॉल्यूम। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं। If no buffer solution is formed, then use total volume. और टोटल वॉल्यूम इस स्टेज पे कितना होगा एसिड और एल्कली का मिलाकर 40.05 cm3। याद रखिएगा कि 40.05 cm3 में हमारे पास मोल्स हैं एल्कली के 5 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स। जाहिर बात है इसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 cm3 से कंपेयर करेंगे। So concentration of NaOH is going to be 1.25 into 10⁻⁻4 molar. Okay, जो कंसंट्रेशन NaOH की होती है वही कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन की होती है। सो मैं इसी कंसंट्रेशन को यूज करके pOH की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। सो pOH is going to be 3.9। जाहिर सी बात है मुझे तो pH चाहिए, तो मैं एक्सप्रेशन यूज करूंगा pH प्लस pOH इक्वल्स टू 14। तो यहां से pH की वैल्यू हो जाएगी 10.1। एक और बात कंक्लूड हो गई कि जनाब ग्राफ का जो वर्टिकल सेक्शन है उसकी pH रेंज 7.4 से लेकर 10.1 की रेंज में होगी। मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करके दे दिया आपको, राइट। लेकिन A1 में इसी रेंज को मैंने कैलकुलेट करके नहीं दिया था, ये रेंज मैंने कैलकुलेट नहीं की थी A1 में। तो मैंने A1 में क्या कहा था इस रेंज के बजाय, मैंने कहा था 3 units above pH7 and 1 unit below pH7 so that the mean of that vertical section has to be in alkaline range because the pH of endpoint is alkaline. Why the pH of endpoint is alkaline? Because the salt solution is alkaline. I hope
आपको बात क्लिक हुई हो, आपको पता हो कि इतनी मेहनत क्यों की जा रही है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड गाइस, ये फॉर्मेट भी कैलकुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, कि जब बफर नहीं बनेगा तो टोटल वॉल्यूम लेकर कैलकुलेशन करेंगे, प्लीज ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जो फाइनल है ग्राफ की एग्जीक्यूशन वो कर देते हैं। ग्राफ की एग्जीक्यूशन के लिए ऑब्वियसली हम वाई एक्सिस के ऊपर पीएच लेंगे। उप्स, ओके, ये हमारी पीएच है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ NaOH है। वॉल्यूम ऑफ NaOH इन CM3। लेट सपोज ये 2 है, 4, 6, 8, 10, 12 and this one is 14। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखें, 1, 13 और ये हमारे पास आ गया 14, ठीक है। ओह माय गुडनेस, आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 1 से लेकर 14 तक भी लिख सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 एंड ऑनवर्ड भी कर सकते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 भी की रेंज में भी लिख सकते हैं, टोटली अप टू यू। आपको ग्राफ एग्जीक्यूट करने के लिए आएगा, ऑब्वियसली ये तो मैं स्केच कर रहा हूँ, ये है 5, ये है 10, ये है 15, ये है 20, 25, 30 एंड ऑब्वियसली ये होगा 35। होल्ड ऑन अ सेकेंड, आई एम रनिंग आउट ऑफ द स्पेस, सो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको मैक्सिमम एक्सटेंड कर लूँ। ठीक, ठीक है, ये है 35 और ये है 40, ठीक है। 20 C, अच्छा, तो ग्राफ की वर्टिकल सेक्शन आई है वो 3.9 से स्टार्ट हुई है, समवेयर यहाँ पर, और 10.1 तक आई है। और 10.1 ये है, राइट, ये ग्राफ का वर्टिकल सेक्शन है, और इस वर्टिकल सेक्शन को मैंने ड्रॉ कर दिया है वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट पे। ये हमेशा वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट पे ड्रॉ होगा, दैट विल गिव यू अनदर मार्क इन द पेपर, ओके। सो ये 3.9 से स्टार्ट होकर 10.1 तक गया है, ये वर्टिकल सेक्शन की रेंज हो गई जो कि हमने कैलकुलेट की थी। ग्राफ टर्मिनेट हुआ था 13 पे, ठीक है, और ग्राफ टर्मिनेट होगा 13 पे, लेकिन ग्राफ किस वॉल्यूम पे टर्मिनेट होगा? 40 पे, क्योंकि टोटल वॉल्यूम 40.05 cm था, ठीक। अच्छा, ग्राफ इनिशिएट किससे होगा? 2.99 से। ओ, अच्छा, मेरे पास स्पेस बहुत कम है,
इस ग्राफ को एग्जीक्यूट करने के लिए, ओ माय बैड, बताया नहीं आपने, 3.9 नहीं था बेटे, 7.4 था बच्चे। Yes, 7.4, which is why I was stuck कि what I did wrong in this graph। ये देखिए, आपने बताया भी नहीं, 7.4 से लेकर 10.1 की रेंज है, ठीक है। तो ये 7.4 से लेकर 10.1 की रेंज है। नाउ इट मेक्स सेंस टू मी नाउ, ठीक है, इट मेक्स सेंस टू मी नाउ। Okay, so that will give you 1 mark in the paper, that will give you another mark, second mark, that will give you third mark, a fourth mark। और 2.99 से 2.9 से स्टार्ट करना है, 2.9 से स्टार्ट करना है, 2.9 से स्टार्ट करना। और ये 10 है, 10 पे 4 पॉइंट समथिंग। होल्ड ऑन, I'll give you the exact one। I'm trying to give you the exact thing। ठीक है, ओके, तो अब जरा देखिए, ओके। वैसे तो ये कंप्यूटर जनरेटेड होता है, लेकिन मैंने अपनी पूरा 100% दिया है ताकि ये ग्राफ एग्जैक्टली आपको मिले इसी तरह से। ओह माय बैड। आई डोंट नो क्यों ऐसा कर रहा है ये खुद ब खुद। ओके, सही नहीं बना। मेक सेंस नाउ, मेक सेंस नाउ, और ये काफी बेहतर बन गया है, ठीक है। आपको जब ग्राफ पे कैलकुलेट करवाएगा तो ऑब्वियसली वो डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे, स्केच में तो ऐसा नहीं होता, बट ये मैंने बहुत बेहतर अंदाज से बना के दिया है आपको, ठीक है। याद रखिएगा गाइस, ये जो एरिया है, दिस एरिया, इसको हम स्पेसिफिकली कहेंगे हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, क्योंकि ये हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बेस के ऊपर डिटरमिन किया गया है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड टेक्निकली किसके इक्वल होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। मैं आपसे यही कह रहा था कि वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट कितना, 20, तो हाफ वॉल्यूम के ऊपर जाके देखिए उसकी पीएच कितनी आ रही है। ये पीएच आ रही है जनाब आपके पास 4.8। इसका मतलब ये हुआ कि पीके की वैल्यू 4.8, और पीके की वैल्यू अगर 4 है तो उससे के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये ग्राफ की जो शेप है ये चेंज नहीं हो सकती, आप अपनी मर्जी से इसको चेंज नहीं कर सकते। ये ग्राफ ऐसे नहीं बनता, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने बनाया है, बिकॉज इट हैज लॉजिक्स, बिकॉज इट हैज रीजंस, राइट। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसकी शेप को, तो शेप कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिएगा। लास्ट थिंग, पीएच ऑफ एंड पॉइंट देखते हैं क्या है हमारे पास। जो वर्टिकल सेक्शन की रेंज है वो थी 7.4 से लेकर 10.1 तक। मैं उन दोनों का ऐड करूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो मुझे एग्जैक्ट पीएच ऑफ एंड पॉइंट पता चल जाएगी, and that's basically 8.75। I mean to say 8.8। तो आप नोट कर रहे हैं,
pH of end point is alkaline because a salt solution is alkaline. ठीक है, यही वजह थी कि मैंने आपसे ये कहा था कि A1 में ये कहा था कि इस वर्टिकल सेक्शन को बनाने के लिए 3 units above pH 7 कर लो और 3 units below pH 7 कर लो, so that the mean of this vertical section has to be in alkaline range. I hope you can connect the concept both of A1 and A2 now. ठीक है, because salt solution is alkaline. ओके जी, होप इट मेक्स सेंस टू यू। हमारा फर्स्ट टाइट्रेशन कर्व था। एक और भी बात बताना चाहता हूँ, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था कि जो कॉनिकल फ्लास्क में होता है आप सबसे पहले उसके मोल्स कैलकुलेट करते हो, ये भी एक बात ठीक है। आप इस तरह से भी तो देख सकते हैं कि भाई एक्स एक्सिस पे ग्राफ किस चीज का बना हुआ है, NaOH का। तो जो चीज एक्स एक्सिस पे एग्जामिनर की तरफ से गिवन होती है हम उसके मोल्स सबसे पहले नहीं कैलकुलेट करेंगे। अगर वॉल्यूम ऑफ NaOH गिवन है तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ NaOH के मोल्स कैलकुलेट नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं किसके कैलकुलेट करूंगा, सबसे पहले मोल्स एसिड के। तो बात एक ही है, वॉल्यूम ऑफ NaOH जो कॉनिकल फ्लास्क में उसके मोल्स कैलकुलेट करो, या इस तरह से देख लो कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम ऑफ बेस गिवन है, अगर वॉल्यूम ऑफ बेस गिवन है इसका मतलब सबसे पहले एसिड के मोल्स कैलकुलेट होंगे। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम ऑफ एसिड लेबल्ड किया हुआ है तो इसका मतलब फिर बेस के मोल्स कैलकुलेट होंगे। सो आपको एक्सेस भी बहुत केयरफुली रीड करनी पड़ेंगे जब आप इन कैलकुलेशन करेंगे। बहरहाल मैंने जितनी डिटेल से कैलकुलेशंस करवाई हैं उन तमाम डिटेल्स को यूज करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि अब आप क्वेश्चंस हैंडल कर सकते हैं टाइट्रेशन कर्व्स के कैलकुलेशंस के, क्योंकि मैंने सारी कैलकुलेशंस आपको कवर करके दी हैं, सारे एस्पेक्ट्स कवर करके दिए। दैट इज द फर्स्ट टाइट्रेशन कर्व। एंड ऑब्वियसली आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने इंडिकेटर क्यों नहीं यूज किया, तो ऑब्वियसली मैं इंडिकेटर का टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा। वैसे वो टॉपिक मैं A1 में पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा आपको, सही है, उसमें हम इंडिकेटर की बातें कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।